गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसको सिंपली गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। याद करो, मैंने गैल्वेनोमीटर टर्म कहाँ इंट्रोड्यूस किया था? जब मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सप्लेन किया, या उसके बाद पोटेंशियोमीटर और पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड मीटर ब्रिज, इन सब में मैंने गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया था। और क्या यूज़ किया था? जीरो डिफ्लेक्शन देखने के लिए। जीरो डिफ्लेक्शन मीन्स करेंट नहीं हो, जिसको नल डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं या नल पॉइंट भी बोलते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का यूज़ हम क्या कर रहे थे कि सर्किट से करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको डिटेक्ट करने के लिए। इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर का एक यूज़ सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। इसके अलावा यूज़ हम लोग गैल्वेनोमीटर का क्या करते हैं? करंट को मेजर करने के लिए। अब करंट को मेजर करने के लिए अमीटर का भी यूज़ करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? गैल्वेनोमीटर का यूज़ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर का यूज़ वेरी स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब वो स्मॉल करंट का रेंज क्या है? तो गैल्वेनोमीटर 10⁻⁻⁹ एम्पियर के रेंज तक करंट मेजर कर सकता है, और मैक्सिमम रेंज ये 100 मिली एम्पियर 100 मिली एम्पियर इस रेंज तक, इसको बोल सकते हैं हम 0.1 एम्पियर। इस ऑर्डर तक, इस ऑर्डर से लेकर के इस ऑर्डर तक गैल्वेनोमीटर करंट मेजर कर सकता है। इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकता है। तो गैल्वेनोमीटर का क्या काम है? करंट को डिटेक्ट करना और मेजर करना, लेकिन स्मॉल करंट को। तो गैल्वेनोमीटर एक हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल करंट को डिटेक्ट और मेजर करता है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि किसी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो उस लूप पर टॉर्क लगता है। इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, यानी कि टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं।
यही मेरा गैल्वेनोमीटर का डायग्राम है। अब सारा मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। एक रेक्टेंगुलर कॉइल एक सिलेंड्रिकल आयरन कोर पर बाउंड किया हुआ रहता है। ये वायर इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर किया हुआ रहता है ताकि सारे टर्म एक दूसरे से इंसुलेटेड रहें। इस रेक्टेंगुलर कॉइल का दो एंड एक पिवट से कनेक्टेड रहता है ताकि ये रेक्टेंगुलर कॉइल फ्रीली रोटेट कर सके। इस कॉइल का दोनों एंड कॉइल से एक स्प्रिंग से, दो स्प्रिंग से कनेक्टेड रहता है। दोनों एंड पिवट वाले दोनों एंड कॉइल का स्प्रिंग से कनेक्टेड रहते हैं, जो कि यहां दिखाया गया है। इस पूरे सिस्टम को, ये जो कॉइल है, इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल सिलिंड्रिकल, ये जो पोल्स होते हैं ये सिलिंड्रिकल पोल्स होते हैं। ये तो डायग्राम में दिख नहीं रहा है, अगर ऊपर से देखोगे तो तुम्हें ऐसे दिखेगा। ये पोल्स सिलिंड्रिकल पोल्स के बीच में ये कॉइल को रखा जाता है। क्लियर हो गया बात? अब मैं इसका ऊपर से व्यू देखूं तो मुझे कैसा दिखेगा, वही मैं दिखा रहा हूं डायग्राम में। तो ऊपर से देखने पर ये मुझे सर्कुलर दिखेगा पोर्शन। मैग्नेट का ये है मेरा साउथ पोल, थोड़ा दूर करके दिखाता हूं। ये है मेरा नॉर्थ पोल और ये है मेरा रेक्टेंगुलर कॉइल, जो कि ये दिख रहा है मुझे। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल पर टर्मिनेट करेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वो नॉर्मली निकलता है, ये निकलेगा और ये इधर तो मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे नहीं, होगा नहीं। ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रहा होगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रहा होगा। ये मैं अंदर में नहीं दिखाता, अंदर में भी मैग्नेटिक फील्ड होगा लेकिन मैं वो नहीं दिखा रहा। अब देखो तो जैसे ही मैं सर्किट में करंट दूंगा इस लूप पर एक टॉर्क लगेगा। वो टॉर्क कितना लगेगा, म्यू बी साइन थीटा। म्यू का वैल्यू NIAB, ये म्यू का वैल्यू साइन थीटा। ये टॉर्क देखो तो सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, करंट इन द कॉइल, एरिया, रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया, बी मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ये जो
मैग्नेटिक पोल सिलेंड्रिकल लिया गया है, ये इसलिए लिया गया है ताकि अपने को टॉर्क कांस्टेंट मिले। अगर लूप रोटेट करेगा तो एंगल तो चेंज करेगा, एंगल चेंज करेगा तो टॉर्क वैरी करेगा। लेकिन ये जो मेरा सिलेंड्रिकल पोल्स लिया गया है, क्योंकि मुझे टॉर्क चाहिए कांस्टेंट। तो कैसे मिलता है टॉर्क कांस्टेंट, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, तो जब ये लूप यहां इस पोजीशन में है, ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है, तो ये कौन से मैग्नेटिक फील्ड में है? ये वाला जो वायर अंदर गया है, जो भी मान लो ऐसे करंट आया, तो ये तो इस तरह से अंदर गया होगा ना, इधर से करंट बाहर आया होगा, वो कौन से मैग्नेटिक फील्ड में है? देखो तो वायर इसी मैग्नेटिक फील्ड में है। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये, और एरिया का डायरेक्शन क्या? ये एरिया का डायरेक्शन, और ये मैग्नेटिक फील्ड। जो वायर मेरा मैग्नेटिक फील्ड में है, इस पोजीशन के अकॉर्डिंग इस मैग्नेटिक फील्ड में है। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 90 डिग्री। अगर यही लूप रोटेट करके ये शेप में चला जाए, सारे अब रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे दिखने लगे, तो अब ये कॉइल किस फील्ड में है? इस फील्ड में और इस फील्ड में। तो देखो, तो यहां पर फील्ड तुम्हें कैसे दिख रहा है? इस तरीके से दिख रहा है, ये फील्ड। और एरिया वेक्टर किधर? एरिया वेक्टर ये, कॉइल तो यही है ना, तो एरिया वेक्टर ये, और मैग्नेटिक फील्ड जो वायर मैग्नेटिक फील्ड में है, वो इस मैग्नेटिक फील्ड में है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये लूप जिस पोजीशन में भी हो, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। इसीलिए हमारा जो मैग्नेट का पोल्स लिया गया है वो सिलेंड्रिकल, ताकि थीटा अपने को हमेशा 90 डिग्री मिले। तो फॉर एवरी पोजीशन ऑफ द लूप थीटा कितना मिलेगा अपने को? 90 डिग्री। 90 डिग्री मिलेगा तो टॉर्क कितना हो जाएगा? NIAB, ये मैग्नेटिक टॉर्क मिलेगा, क्योंकि साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। अब जैसे ही मैग्नेटिक टॉर्क के कारण ये कॉइल जैसे ही रोटेट करेगा, देखो तो एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा कॉइल में। किसके कारण? इस स्प्रिंग के कारण, क्योंकि ये स्प्रिंग कॉइल से कनेक्टेड है। तो ये स्प्रिंग एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करके इस टॉर्क को अपोज करेगा। तो इस स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। वो टॉर्क कैसे लिखते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू K थीटा, जो स्प्रिंग में टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अब इसको कैसे समझेंगे? याद करो, स्प्रिंग वो कंप्रेस या इलोंगेट करते हैं, तो वहां पर स्प्रिंग फोर्स कैसे लिखते थे हम लोग? F इज इक्वल टू KX, जहां इसको बोल देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, ये इलोंगेशन या कंप्रेशन। वैसे ही जब किसी स्प्रिंग को ट्विस्ट करते हैं तो उस स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। जैसे यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स, वैसे ही रीस्टोरिंग टॉर्क। स्प्रिंग को जब ट्विस्ट करोगे तो एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। वो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना एंगल से ट्विस्ट किए हो उसके प्रोपोर्शनल होगा। रीस्टोरिंग फोर्स इलोंगेशन या कंप्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। रीस्टोरिंग टॉर्क एंगल ऑफ ट्विस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कुछ कांस्टेंट होता है, जैसे यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट, वैसे यहाँ पर टॉर्सिनल कांस्टेंट बोलते हैं।
कुछ लोग इस कांस्टेंट को सी भी लिखते हैं और कुछ लोग के भी लिखते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग टॉर्सनल कांस्टेंट। तो एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा स्प्रिंग में, जो इस टॉर्क को बैलेंस करेगा। इक्विलिब्रियम पर ये दोनों टॉर्क इक्वल होने जा रहे हैं, तो क्या सिचुएशन होगा? एट इक्विलिब्रियम NIAB इक्वल टू के थीटा, जहां के को बोल रहे हैं हम लोग टॉर्सिनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। अब यहां से देखो तो I इक्वल टू कितना? के थीटा अपॉन NAB। अब करंट कैसे मेजर करेंगे? अपने को स्प्रिंग का टॉर्सनल कांस्टेंट पता होता है, ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड जो कि यहां है, और ये डिफ्लेक्शन इन द कॉइल। अब कॉइल कितना डिफ्लेक्ट हुआ वो तो एंगल हम देख सकते हैं ना, वो एंगल देख सकते हैं। तो डिफ्लेक्शन अपने को पता है, टॉर्सनल कांस्टेंट पता है, नंबर ऑफ टर्न्स पता है, एरिया पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है। तो हम लोग यहां से करंट फाइंड कर लेते हैं। अब ये करंट कैसे शो करता है? ये जो कॉइल है जो हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, यहां पर यह स्प्रिंग यहीं पर है, ये जो स्प्रिंग दिख रहा है तुम्हें वो यहीं पर रहता है इस तरह से। इसमें एक इंडिकेटर रहता है जो करंट को वैल्यू बताता है। अब तुम्हें डायग्राम में ऊपर नहीं दिख रहा है तो मैं इसका ऊपर वाला डायग्राम दिखा रहा हूं। इधर ये इंडिकेटर जो मैंने दिखाया है, यहीं पर करंट का वैल्यू का ग्रेजुएशन किया हुआ रहता है। ये देख लो ये। और मैंने तब भी बताया था कि यहाँ पर करंट 0 होता है, करंट का वैल्यू इधर भी रहता है और इधर भी रहता है। एक तरफ के करंट को पॉजिटिव बोलेंगे तो दूसरे तरफ के करंट को नेगेटिव। नेगेटिव करंट ये बताता है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्शन, जो पहले पॉजिटिव करंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन था, निगेटिव करंट के कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन फ्लो का, करंट के फ्लो का डायरेक्शन उसके अपोजिट है। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है इंडिकेटर, ये करंट को इंडिकेट करता है, क्योंकि अपने को डिफ्लेक्शन कितना हुआ वो पता रहता है, टॉर्सनल कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड सारा पता है। तो यहां से करंट पता कर लेते हैं हम लोग। तो अगर सारे वैल्यूज पता हो तो हम लोग करंट मेजर कर लेंगे यहां से। अब यहां से हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी कैसे देखते हैं हम लोग? इसको मैं साइड में लिख देता हूं वैल्यू को, ताकि अपनों को ध्यान रहे। KNAB थीटा। अब हम लोग टर्म डिफाइन कर रहे हैं, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी हम लोग दो तरीके से देखते हैं, एक करंट सेंसिटिविटी, जिसको SI भी बोल सकते हो, और एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी।
जिसको एस भी बोल सकते हो तुम। अब करेंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं? ये क्या होता है? डिफ्लेक्शन ऑफ द current sensitivity of a moving coil galvanometer is defined as, कैसे? deflection of coil per unit current, ये करंट सेंसिटिविटी को डिफाइन करते हैं। और वोल्टेज सेंसिटिविटी, जैसे यहां पर डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट बोला है, वैसे यहां पर बोलेंगे डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, जिसको बोल सकते हैं थीटा अपॉन आई। और यहां बोलेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल पर यूनिट वोल्टेज। ये डिफाइन करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। और इसका वैल्यू क्या होता है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, ये फॉर्मूला होता है। अब इसका सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी देखो तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग, करंट सेंसिटिविटी थीटा अपॉन आई। तो थीटा अपॉन आई क्या हो जाएगा? एन ए बी अपॉन के। ये गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसका वैल्यू कितना ज्यादा मिल रहा है। और इसका वैल्यू ज्यादा मिलने के लिए देखो तो अपने को क्या क्या चाहिए? नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा चाहिए, एरिया ज़्यादा चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा चाहिए, और टॉर्सनल कांस्टेंट कम से कम होना चाहिए। अब इसको कम से कम करने के लिए, ये टॉर्सनल कांस्टेंट कम हो, इसके लिए जो ये स्प्रिंग लिया जाता है, ये फॉस्फर ब्रोंज का स्प्रिंग लिया जाता है। जब डिस्क्रिप्शन किया जाता है तो वहां पर लिखा जाता है फॉस्फर ब्रोंज। क्यों लिया जाता है इसको? ताकि फॉस्फर ब्रोंज का टॉर्सनल कांस्टेंट बहुत ही कम होता है, इसलिए हम लोग फॉस्फर ब्रोंज लेते थे स्प्रिंग का। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा सेंसिटिव मिलेगा, और ज़्यादा सेंसिटिव करने के लिए ही हम लोग आयरन कोर लिए। आयरन कोर लेने से क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और इंक्रीज कर जाता है, मैग्नेट के अलावा और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये आयरन कोर खुद भी मैग्नेटाइज हो जाता है, और खुद मैग्नेटाइज होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आयरन कोर लिया था। तो आयरन कोर लिया था मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए, और फॉस्फर ब्रोंज लिया था। फॉस्फर ब्रोंज का स्प्रिंग क्यों लिया था? ताकि मैं टॉर्सनल कांस्टेंट कम करूं, ताकि ये करंट सेंसिटिविटी मुझे ज्यादा से ज्यादा मिले। ये बात क्लियर हो गया? अब हम लोग लिख रहे हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, और V इक्वल टू क्या? IR। और ये क्या? करंट सेंसिटिविटी। तो बोल सकते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेसिस्टेंस। ये रिलेशन हो गया। अब इस सेंसिटिविटी से तुम्हारे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं।
सबसे पहले तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो तो, अगर मैं कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दूं, कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दूं, तो करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा? करंट सेंसिटिविटी एन डबल करने से करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाएगा। तो यहां से करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाएगा जब मैं नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दूंगा। लेकिन मेरा वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा? ये देखो तो, तुम वीडियो पॉज करके खुद से सोचना कि क्या होगा। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने से वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स डबल करोगे तो वायर बढ़ेगा, तो वायर का लेंथ बढ़ेगा। टर्न्स बढ़ाने से वायर का लेंथ बढ़ जाएगा। ज़्यादा लेंथ यूज करेंगे तो वायर का रेसिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो जिस प्रोपोर्शन में लेंथ इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से जिस प्रोपोर्शन में लेंथ इंक्रीज करेगा, उसी प्रोपोर्शन में हमारा रेसिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। तो इससे अपना वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जितना लेंथ मैं बढ़ाऊंगा उतना रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये जितना बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में ये बढ़ेगा। तो जिस प्रोपोर्शन में करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा, उसी प्रोपोर्शन में वायर का रेसिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी अपने को कोई चेंजिंग नहीं मिलेगा। तो ये एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव हुआ। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और करता हूं। वो क्वेश्चन क्या है? टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी of a moving coil galvanometer by 50%, its resistance is increased so that the new resistance becomes twice the initial resistance becomes twice the initial resistance. By what factor does its voltage sensitivity changes? ये क्वेश्चन तुम खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी और दोनों में रिलेशन एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो तुम वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो वीडियो देखना।
मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। क्या कर रहा है कि करंट सेंसिटिविटी 50% इंक्रीज कर दिया गया है। तो मान लो इनिशियल करंट सेंसिटिविटी एस नॉट था, एस था। मैं इसको करंट सेंसिटिविटी को मैं एस ही बोलता हूं। तो फाइनल क्या हो जाएगा, करंट सेंसिटिविटी 50% इंक्रीज कर दिया। तो एस प्लस एस का 50%, एस प्लस एस का 50%, यानी कि एस बाई टू, एस प्लस एस बाई टू यानी कि 3s बाई टू। ये फाइनल करंट सेंसिटिविटी हो गया। इतना बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ा अपने को, इट्स रेसिस्टेंस इज इंक्रीजेस, और इंक्रीज होकर के नया रेसिस्टेंस कितना हो गया, बिकम्स ट्वाइस। तो पहले से इनिशियल रेसिस्टेंस अगर R था तो फाइनल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R। फाइनल रेसिस्टेंस 2R हो जाएगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बोल रहा कितना चेंज होगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे लिख रहे थे, इनिशियल वैल्यू कितना मान लेते हैं V, और V इक्वल टू कितना, S अपॉन R। फाइनल वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना, फाइनल करंट सेंसिटिविटी, सॉरी ये तो करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी को मैंने एस बोला था, करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेसिस्टेंस। फाइनल वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू फाइनल करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेसिस्टेंस। तो फाइनल कितना था ये, 3s बाई टू अपॉन फाइनल रेसिस्टेंस कितना हो गया, 2R। तो क्या बोल सकते हैं, 3/4s बाई R। ये देखो तो इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी है, फाइनल वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू 3/4 इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो कितना फैक्टर से चेंज हो गया, कितना फैक्टर से चेंज हुआ, मतलब 10 अपॉन 10। एक टर्म मैं थोड़ा गलत कर रहा हूं, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी को एस से रिप्रेजेंट कर रहे थे और सबस्क्रिप्ट लगा रहे थे हम लोग भी। तो ये थोड़ा सा चेंज कर लेना, सेंसिटिविटी वोल्टेज, सेंसिटिविटी वोल्टेज, सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी वोल्टेज, सेंसिटिविटी करंट, सेंसिटिविटी वोल्टेज, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेसिस्टेंस। इससे पहले भी जहां पर भी मैंने Vs लिखा होगा उसको वोल्टेज सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी को S से रिप्रेजेंट कर रहे थे।
सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो फाइनल वोल्टेज सेंसिटिविटी अपॉन इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू 3/4, जो कि वैल्यू बनेगा 0.75। अगर तुम्हें यही परसेंटेज चेंज पूछ देता, वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना परसेंट चेंज हुआ, तो देखो तो फाइनल कितना बनने जा रहा है, ये यहीं से पता चल रहा है। फाइनल वोल्टेज सेंसिटिविटी 0.75 इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो चेंज कितना हो जाएगा, इनिशियल तो एसबी था और फाइनल ये हुआ, तो चेंज कितना हुआ 0.25 का। परसेंटेज चेंज कैसे लिखते हैं, परसेंटेज चेंज ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू डेल्टा एस बी अपॉन एस बी इंटू 100। परसेंटेज चेंज ऐसे ही लिखते हैं, चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100। चेंज निगेटिव हुआ था, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ये और इनिशियल ये, तो कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, फाइनल वोल्टेज सेंसिटिविटी माइनस इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी बनेगा क्या, पॉइंट मैग्नीट्यूड वाइज 0.25, अगर निगेटिव भी कर सकते हो क्योंकि निगेटिव है, इंटू 100। ये एस बी, ये भी एस बी, एस बी से एस बी कैंसिल हो गया, -25%। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी घट गया, बढ़ा नहीं। वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज कर गया, तो मैग्नीट्यूड वाइज अपने को कितना मिलेगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी 25%। अभी जो मैंने गैल्वेनोमीटर एक्सप्लेन किया है, इसका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसका डिटेल में नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैंने इसको सारे एक्सप्लेन कर दिया कॉन्सेप्ट, तो डिटेल में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि किस काम के लिए यूज करते हैं। तो किसी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, किसी बार मैग्नेट का m अपॉन बी एच फाइंड करने के लिए डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर का यूज करते हैं। ये बात हो गया कि यूज क्या करते हैं। अब ये डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर है क्या, एक मैग्नेटोमीटर बॉक्स होता है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर में, एक मैग्नेटोमीटर बॉक्स होता है। ये बॉक्स एक वुडन फ्रेम में फिट कर दिया जाता है, जिसका 2 लॉन्ग आर्म्स होता है। ये वुडन फ्रेम है, इसमें ये मैग्नेटोमीटर बॉक्स फिट कर दिया जाता है। इस मैग्नेटोमीटर में होता क्या है, मैग्नेटोमीटर जो बॉक्स है ये है क्या, इसी को बोलते हैं
मैग्नेटोमीटर बॉक्स। ये मैग्नेटोमीटर बॉक्स कुछ नहीं, एक मैग्नेटिक कंपास है, लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा है। वो डिफरेंस क्या है? मैग्नेटिक कंपास में जो ग्रेजुएशन एंगल का होता है वो 0 से 360 के बीच होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ 90 डिग्री ग्रेजुएशन रहता है और यहाँ 0 डिग्री ग्रेजुएशन रहता है, और बाकी 0 से 90 के बीच चारों क्वाड्रेंट में ये रहता है। इसके अलावा मैग्नेटिक नीडल तो होगा ही, इसके अलावा भी एक नीडल होता है एल्यूमिनियम का। ये एल्यूमिनियम का नीडल होता है जो ये मैग्नेटिक डायपोल है, इससे रिजिडली क्लैंप रहता है ये एल्यूमिनियम का नीडल, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये एल्युमिनियम का नीडल मैग्नेटिक नीडल से रिजिडली क्लैम्प्ड होता है और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ये क्यों होता है? ताकि इस देखो तो मैग्नेटिक नीडल से एंगल मेजर करने में अपने को दिक्कत होगा, तो इसीलिए ये नीडल लगाया गया एल्युमिनियम का, ताकि ये एंगल का मेजरमेंट कर सके। तो एंगल मेजर कर सके इजीली, इसके लिए एक एल्युमिनियम का नीडल लगाया गया है। ये बात क्लियर हो गया। अब ये जो मैग्नेटोमीटर बॉक्स जो है, इसका दोनों आर्म्स पर मीटर स्केल लगा हुआ रहता है। अब मान लो इस पॉइंट का यहाँ पर का मेजरमेंट करना अपने को। तो जो ये रीडिंग देगा, यहाँ पर का जो रीडिंग होगा, वो रीडिंग में डिस्टेंस कहाँ से कहाँ मेजर हो रहा है, यहाँ से लेकर के इस मैग्नेटिक नीडल के सेंटर तक का डिस्टेंस मेजर हो रहा है। ग्रेजुएशन इस तरह से किया हुआ रहता है कि यहाँ पर का रीडिंग क्या मेजर देता है, इस पॉइंट और मैग्नेटिक नीडल के बीच का डिस्टेंस देता है। इस तरह से ये ग्रेजुएशन किया हुआ रहता है। इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। अब एम अपॉन बी एच फाइंड कैसे किया जाता है? दो स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए एम अपॉन बी एच फाइंड किया जाता है। वही मैं लिखने जा रहा हूं। द क्वांटिटी एम अपॉन बी एच इज मेजर्ड for two standard positions. Two standard position of deflection magnetometer. वो दो स्टैंडर्ड पोजीशन क्या है? tan A एंड tan B पोजीशन। तो मैं पहला पोजीशन करने जा रहा हूं।
पहले पोजीशन के लिए, tan A पोजीशन, इस पोजीशन में क्या होता है, इस पोजीशन में आर्म्स ऑफ द मैग्नेटोमीटर, यही आर्म्स ऑफ द मैग्नेटोमीटर जो है मैग्नेटिक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होता है, मैग्नेटिक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, और ये ईस्ट इधर करता हूं, ये मैग्नेटिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक साउथ। और एक बार मैग्नेट लेते हैं, उस बार मैग्नेट को इस मैग्नेटोमीटर आर्म पर रखते हैं, सपोज इस पोजीशन पर रखें हम लोग, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस डिस्टेंस को मैं आर बोलता हूं। इसका जो रीडिंग हम देख सकते हैं, ये आर का वैल्यू अपने को पता चल जाएगा। अब इस मैग्नेटोमीटर को ऐसा हम एडजस्ट करते हैं ताकि ये जो 0 स्केल है वो एल्युमिनियम का पॉइंटर, एल्युमिनियम का नीडल 0 को फेस करे। वो कैसे, मान लो अभी ये मैग्नेट नहीं रखा हुआ है, ये मैग्नेट नहीं रखा हुआ है, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में है, तो ये डाइपोल कैसे रहना चाहेगा, इस तरह से, देखो तो, और अभी ऐसे ये ऐसे हो जाएगा, तो ये एल्युमिनियम नीडल ये हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, 0 रीडिंग देगा एल्युमिनियम नीडल का, देख लो नल डिफ्लेक्शन देगा, ये एल्युमिनियम नीडल यहाँ आ जाएगा। अगर ये मैग्नेटिक नीडल सिर्फ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में हो, लेकिन जैसे ही ये मैग्नेट रखेंगे तो इस मैग्नेट का यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, देखो तो साउथ पोल पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट के कारण, मतलब एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, और एक्सिस पर भी किधर, टुवर्ड्स। तो मैं कह सकता हूं कि एक तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये अर्थ का, क्योंकि ये मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, और इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, क्योंकि साउथ पर टर्मिनेट करता है BH। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल कैसे अपने आप को अरेंज करेगा, मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो देखो तो इस तरह से अरेंज करेगा अपने को, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये इस तरह से अरेंज करेगा, ये घूम करके यहाँ आ जाएगा, तो ये नीडल जो है कहीं इधर आ जाएगा, इसको मैं दिखा रहा हूं, एल्युमिनियम नीडल ये, मैग्नेटिक नीडल ये, इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो देखो तो कितना रीडिंग दे रहा है, ये 0 है, ये 90 है, यहां से हम लोग इस एल्युमिनियम नीडल का रीडिंग हम लोग देख सकते हैं, थीटा। अब यहां से हम लोग टेंजेंट लॉ जानते हैं, ये जो डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर है ये टेंजेंट लॉ पर बेस्ड होता है, यहां से दिख भी रहा होगा, ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। तो याद करो टेंजेंट लॉ हम लोग कैसे लिख रहे थे, टेंजेंट लॉ, अप्लाइंग टेंजेंट लॉ, टेंजेंट लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, B = BH tan थीटा, जहां थीटा यही है। अब B की जगह क्या
बी के जगह इस बार मैग्नेट का यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना अपने को। अब बी हम लोग जानते हैं कितना होता है। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिख रहे थे हम लोग, याद करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m r अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पावर 2, जहां एल याद करो परमानेंट मैग्नेट के सेकंड क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर इस बार मैग्नेट का लेंथ एल हो तो आर डिस्टेंस पर एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड यही लिखते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, B इक्वल टू BH tan थीटा। अब यहां से M अपॉन BH कितना हो जाएगा, BH को इधर ले आता हूं, M को यहीं, बाकी सबको उधर। M अपॉन BH क्या बन जाएगा, 4 पाई अपॉन म्यू नॉट, उधर जाके tan थीटा और क्या 2r, और ये r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, थीटा का वैल्यू जानते हैं, r अपने को पता है मेजर किया हुआ, l इसका l। तो इस तरह से अगर कंपैरेटिवली इसका l इस r से बहुत ही कम हो तो यहाँ पर l को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। तो ये तो करने आता है। तो इस तरह से m अपॉन BH हम लोग फाइंड कर लेंगे। ये tan A पोजीशन के लिए था। अब tan B पोजीशन के लिए, तो tan B पोजीशन के लिए आर्म्स ऑफ द मैग्नेटोमीटर अलोंग मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है। तो मैं पहले वही लिख देता हूं, tan B position in this position arms of magnetometer is along magnetic north south direction। फिर से ये मैग्नेटिक नॉर्थ और ये साउथ, सॉरी साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अगर मैग्नेटिक नीडल जो होगा इस कंडीशन में कैसा रहेगा, इस तरह से रहेगा, नॉर्थ साउथ। तो एल्युमिनियम पॉइंटर देखो तो नल डिफ्लेक्शन देगा। जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेट के कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो एल्युमिनियम का निडल जीरो डिफ्लेक्शन या नल डिफ्लेक्शन देता है, जो कि दे रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। हम लोग इसी के डिफ्लेक्शन से देखते हैं डिफ्लेक्शन को। लेकिन अपने को क्या करना है, ये टेंजेंट लॉ पर बेस्ड है, टेंजेंट लॉ पर बेस्ड है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो पर टेंजेंट लॉ लगाने के लिए मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ये बनाना पड़ेगा अपने को। ये मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए इस बार मैग्नेट को
मैग्नेटोमीटर के आर्म्स पर इस तरह से रखा जाता है, इस तरह से रखा जाता है, ये नॉर्थ ये साउथ। तो देखो तो इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड, इस बार मैग्नेट का इस पॉइंट पर का मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और डायरेक्शन में किधर, नॉर्थ से निकल के साउथ पर टर्मिनेट करता है ये मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ये, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, इसीलिए मैंने ये दिखाया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का। अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना, अच्छा याद करो, मैंने परमानेंट मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड जो बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, जो डायरेक्ट फार्मूला लिखा था, उसमें मैंने गलती कर दिया था। मुझे याद आ रहा है कि मैंने कैसे लिखा था, उसमें मैग्नेटिक फील्ड मैंने गलत लिख दिया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। कैसे लिखा था मैंने मैग्नेटिक फील्ड वहां पर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिख दिया था। याद करो, मैग्नेट के कारण परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेकंड क्लास, परमानेंट मैग्नेट का सेकंड क्लास में मैंने जो डायरेक्ट फार्मूला एक्सप्लेन कर रहा था वहां पर गलती से मैंने ऐसे लिख दिया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं होता, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड ये होता है। तो वहां जो मैंने सेकंड क्लास में डायरेक्ट जो फार्मूला लिखा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, उसको तुम करेक्ट कर लेना। हाँ, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये है, अब वापस टेंजेंट लॉ, ये देखो तो इस मैग्नेटिक फील्ड आते ही अब ये मैग्नेटिक डायपोल इस तरह से हो जाएगा, अपने आप को ओरिएंट करेगा, अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करेगा, ये 0 0 ये 90 90। तो ये जैसे ही मैग्नेटिक डायपोल ऐसे करेगा, ये मैग्नेटिक नीडल इधर कहीं आएगा, तो सिचुएशन क्या बनेगा, देखो तो ये एंगल नीडल मैग्नेटिक एल्युमिनियम का नीडल कितना एंगल शो कर रहा है, ये अपने आप को एंगल पता चल जाएगा, और वही एंगल ये भी होगा, ये एंगल या ये एंगल बोलो। तो फ्रॉम टेंजेंट लॉ से क्या लिख सकते हैं, B इक्वल टू बी एच टैन थीटा, जो कि थीटा अपने को पता है। यहां से B कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2 इक्वल टू बी एच टैन थीटा। यहां से m अपॉन बी एच लिख देंगे, तो m अपॉन बी एच कितना हो जाएगा, फोर पाई अपॉन म्यू नॉट टैन थीटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2 m अपॉन नीचे म्यू नॉट से, सही है, यही बनेगा रिजल्ट। तो हम लोग m अपॉन बी एच डिफ्लेक्शन
मैग्नेटोमीटर के हेल्प से टू स्टैंडर्ड पोजीशन tan A और tan B के लिए फाइंड करते हैं। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और हम लोग सीखते हैं, दो मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट, दो मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट का कंपैरिजन सीखते हैं, M1 अपॉन M2। ये एप्लीकेशन करते हैं इसका कि दो मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट को कंपैरिजन कर सकते हैं डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर से। कैसे करते हैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर दो तुम्हें मैग्नेट का कंपैरिजन करना हो मैग्नेटिक मोमेंट, तो दोनों आर्म्स पर दो मैग्नेट, एक मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट M1 है, दूसरा मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट M2 है। क्लियर है ये? एक मैग्नेट को फिक्स कर दो तुम किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर। अब दूसरे मैग्नेट को तुम इसको मूव करवा करके एक ऐसा पोजीशन खोजो ताकि ये जो एल्युमिनियम नीडल है वो नल डिफ्लेक्शन दे, जीरो डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन का मतलब है कि ये मैग्नेटिक डायपोल में कोई मूवमेंट ही ना हो। मैग्नेटिक डायपोल में मूवमेंट ना हो मतलब मैग्नेटिक डायपोल ऐसे ही रहे। और ऐसे रहने के लिए क्या होना चाहिए, देखो तो साउथ पोल नॉर्थ पोल, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर, इसके कारण इधर मैग्नेटिक फील्ड, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर, नॉर्थ। इसको उल्टा रखना पड़ेगा, यहां नॉर्थ और यहां साउथ, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाए इस मैग्नेटिक डायपोल पर, और इतना लगाए कि दोनों का टॉर्क बैलेंस हो जाए। तो दोनों का टॉर्क बैलेंस हो जाएगा तो ये क्या करेगा, मूव करने नहीं देगा मैग्नेटिक नीडल को। तो अपने को दो मैग्नेटिक मोमेंट कंपैरिजन करना हो बार मैग्नेट का, तो दोनों बार मैग्नेट को आर्म्स ऑफ द मैग्नेटोमीटर पर इस तरह से रखो कि एल्युमिनियम नीडल जीरो डिफ्लेक्शन दे। इसका मतलब है कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डायपोल के पास मैग्नीट्यूड वाइज सेम और डायरेक्शन वाइज डिफरेंट हो। अब ये केस tan A पोजीशन के लिए भी कर सकते हैं और tan B पोजीशन के लिए भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर दोनों मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डायपोल के पास मैग्नीट्यूड वाइज सेम और डायरेक्शन वाइज डिफरेंट होना चाहिए। तो कंपैरिजन करना जब tan A पोजीशन से, हेडिंग लिख रहा हूं, कंपैरिजन ऑफ टू मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ बार मैग्नेट्स। तो दोनों बार मैग्नेट को रख देंगे एक्सिस पर, आर्म्स ऑफ द मैग्नेटोमीटर पर। किस तरह से रखेंगे ये एक्सप्लेन कर चुका हूं। इस तरह से रखना है कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में अपोजिट हो जाए। तो एक का मैग्नेटिक मोमेंट M1, दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट M2, ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा, ये तो tan B पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो tan B पोजीशन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, B1 = B2। दिस इम्प्लाई μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन R1 स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2 इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई m2 R2 स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2।
m1 अपॉन m2 इक्वल टू कितना बन जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। ये तो 10वीं पोजीशन से, अगर 10वें पोजीशन से कर रहा होता तो फार्मूला में क्या चेंजिंग आता, 2m r1 ये माइनस ये माइनस, इसके अकॉर्डिंग m1 अपॉन m2 क्या होता, r1 ये पावर 2 बनता है, r1 स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये r2 अपॉन r1। तो मैग्नेटिक मोमेंट का कंपैरिजन इस तरह से हम लोग करेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर। इसमें हम लोग क्या फाइंड करते हैं, इट इज यूज्ड टू मेजर MBH फॉर ए बार मैग्नेट। अब M तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट और BH अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में अपने को नहीं जानना है, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, वो नाम तुम्हें दे देगा ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर। तो ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर से MBH कैसे फाइंड करते हैं, किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करके उसके टाइम पीरियड से रिलेट करके फाइंड करते हैं, जो कि मैं पहले से सिखा चुका हूं। किसी मैग्नेट का टाइम पीरियड, तो मैग्नेट का टाइम पीरियड याद करो, मैंने परमानेंट मैग्नेट में एक्सप्लेन किया है 3-4 क्लास पहले। टाइम पीरियड क्या था, T इक्वल टू 2πI अपॉन MBH का अंडर रूट। तब वहां पर मैंने ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा था, याद करो ये, इससे मैंने एक्सप्लेन किया था टाइम पीरियड। अब यहाँ पर जो ये B है वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसी से हम लोग MBH फाइंड करते हैं। तो अपने को ये नहीं पूछता कि ये ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर क्या है, बस टर्म यूज करेगा टाइम पीरियड में कि किसी ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर के लिए ये सब सिचुएशन हम लोग टाइम पीरियड देख रहे हैं। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसका नाम लिख दिया है और क्या यूज करते हैं ये भी बता दिया है, और इस तरह से फाइंड करते हैं हम लोग। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। A compass needle oscillates a compass needle oscillates 20 oscillations 20 oscillations per minute at a place where the dip is 45 degree.
and 30 times per minute and 30 times per minute where the dip is 30 degree. Compare the total magnetic field due to earth at two places. ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने आना चाहिए क्योंकि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या कर रहा है, 20 ऑसिलेशन पर मिनट, ये तो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो देखो तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 20 ऑसिलेशन पर मिनट, पर मिनट को क्या बोल सकते हैं, 60 सेकंड, F1। तो टाइम पीरियड T1 कितना बन जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1/F1, यानी कितना, 60/20, 60/20 यानी कि 3 सेकंड। टाइम पीरियड 3 सेकंड। दूसरा का टाइम पीरियड क्या था, क्या बनेगा, 30 टाइम्स यानी 30 ऑसिलेशन पर मिनट। तो T2 कितना बनेगा, 60/30 यानी कि 2 सेकंड। T1 3 सेकंड, T2 2 सेकंड। अब क्या बोल रहा है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ड्यू टू अर्थ एट टू प्लेसेस, दो जगह, दो अलग अलग जगह, जहां पर डीप 45 डिग्री है वहां पर टाइम पीरियड 3 सेकंड, जहां पर डीप 30 डिग्री है वहां पर टाइम पीरियड 2 सेकंड। तो दोनों जगह का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड से कंपैरिजन करो। टाइम पीरियड कैसे लिखते हैं, 2πI/m/BH, और याद करो BH इक्वल टू B cos फाई। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में यही तो सीखा था, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू B cos फाई, जहां फाई क्या होता है, डिप। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, BH के जगह 2π, मैं ऊपर लिख लेता हूं, 45 डिग्री था, पहले का डीप 45 था, दूसरे का डीप 30 डिग्री है। तो यहां से T इक्वल टू 2πI/m/B cos फाई, यही रिजल्ट, यही मैग्नेटिक फील्ड, यही टाइम पीरियड बनेगा नेट मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में। मैग्नेट सेम है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम, मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम, ये भी कांस्टेंट, अलग अलग प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग और डिप भी अलग अलग और टाइम पीरियड भी अलग अलग। तो मैं बोल सकता हूं कि T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ B cos फाई। तो यहां से T2/T1 इक्वल टू क्या होगा,
इन्वर्सली है, तो यहाँ B1 होगा, यहाँ B2 होगा, और यहाँ cos phi1 होगा, यहाँ cos phi2 होगा। ये रिलेशन स्क्वायरिंग रूट कर देंगे, हटा देंगे, तो यहाँ स्क्वायरिंग आ जाएगा। एक स्टेप, अगला स्टेप में यही लिखते हैं हम लोग। अपने को क्या चाहिए था, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का कंपैरिजन। तो यहाँ से हम लोग B1 अपॉन B2 क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T1 का होल स्क्वायर इंटू cos phi2 अपॉन cos phi1। वैल्यू रख दो। T2 3 अपॉन सॉरी 2 अपॉन 3, T2 2, T1 3, 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, और ये cos phi2 कितना था 30 डिग्री, cos 30 √3/2, और cos 45 1/√2, 4/9, और ये बनेगा √3/√2। जो भी इसका वैल्यू हो एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो आज अपना ये चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।